अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मेरा बहुत तहे दिल से सलाम। आप बोलेंगे। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि जिस तरीके से आज आपने फिर से भारी तादाद में यहाँ मौजूद होकर ये साबित किया है कि आज की तारीख में फिर से आप कांग्रेस पार्टी की तरफ और हमारी तरफ एक उम्मीद के साथ खड़े हैं कि वो जो दौर था कांग्रेस पार्टी का, वो जो वक्त था विकास का, डेवलपमेंट का, उस दौर को वापस लाना है। देखिए, बहुत हद तक मेरे वालिद साहब आपसे इस वक्त मुखातिब हुए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने आपके सामने रखी। मैं 2 साल से काउंसलर के बतौर आपकी नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं शाहीन बाग की बेटी कहलाती हूँ और मैं वाकई ओखला की बेटी हूँ। जितने कैंडिडेट्स आज की तारीख में ओखला विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वाहिद मैं एक लौती कैंडिडेट हूँ जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। ये सारे कैंडिडेट्स बाहरी हैं, कोई ओखला में पैदा नहीं हुआ है। मैं यहीं पैदा हुई, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में मेरा बचपन गुजरा। आप ही की गोदियों में मैं खेली और वो दौर भी था जब मेरे वालिद साहब जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे काउंसलर का। और यही शाहीन बाग और ओखला की आवाम थी जिन्होंने अपने खून से मुझे तोला था। मैं महज 7 साल की मेरी उम्र थी तब प्रथा हुआ करती थी कि बेटाओं को लड्डू, सिक्के और फूलों से तोड़ा जाता था। उस वक्त गुजरात में राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, 2002 की बात है। और आप लोगों ने अपना खून हमें दिया था, अपने खून से मुझे तोला था और फिर वो खून हमने गुजरात भेजा था वहां के दंगे पीड़ितों के लिए। इस मोहब्बत का कोई मैच नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है ओखला के आवाम की मोहब्बत की। और देखिए, मैं आज आपके बीच फिर उसी उम्मीद, फिर उसी मोहब्बत के लिए मौजूद हूँ जिस मोहब्बत से आपने मेरे वालिद साहब को इतने साल नवाजा और 2 साल पहले मुझे काउंसलर के इलेक्शन में नवाजा। आज कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपनी आवाम के लिए, खिदमत के लिए उतरूं। अपनी आवाम की जो मायूसी है पिछले 10 साल की, उसको कहीं ना कहीं खत्म करूं। देखिए, मैं तो जरिया हूं, मायूसी खत्म करना तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जरिया बनाता है अपने बंदों को। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है। शायद किसी काम के लिए मुझे भी जरिए के तौर पे अल्लाह ने उतारा है आपके बीच में। मुल्क के हालात की बात करूं या ओखला के हालात की बात करूं, दोनों आपके सामने जाहिर है। जो एक हमारी मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, किस तरीके से ये तानाशाह सरकारें जो आगे बैठ रही हैं, इन्होंने उस तहजीब को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे मुल्क का भाईचारा हमेशा से रहा है, लेकिन ये सरकारें जो है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बातें करती हैं, सेक्युलरिज्म खत्म करना चाहती हैं। आपस में लड़ा दो, भिड़ा दो ताकि विकास में कोई बात ही ना हो, ताकि लोग अपनी जान के लिए जूझते रह जाएं। ओखला के हालात पे मैं अगर आऊं तो आपके सामने है 10 सालों में ओखला किस हशर में आ गया है। मैं बचपन में भी मैं वो दौर याद करती हूँ जब एक खुशहाल ओखला हुआ करता था। 10 साल की बदहाली आप लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में ओखला को क्या दिया, ये मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ। अमानतुल्लाह खान मूवमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंदर नहीं आती, अगर एलजी दिल्ली पुलिस मुझे 1 घंटे के लिए दे दे तो मैं पूरा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट उखाड़वा के फेंक दूंगा। जिस वक्त कोविड हो रहा था, पूरे मुल्क में त्राही हो रही थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे। हमने भी अपने बहुत अजीज लोगों को खो दिया उस वक्त।
बातें कर रही हूँ सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेशनल टेलीविजन पे आप एक स्टेटमेंट देते हैं, एक गैर जिम्मेदारान आपके स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में मुसलमानों की लिंचिंग शुरू हो जाती है। दाढ़ी वाले लोगों को, नमाज के निशान वाले लोगों को पकड़ पकड़ के उनके आधार कार्ड चेक करे जाते हैं। रेडी पटरी वाले लोगों को पकड़ के उनके आधार देखे जाते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम लोग कोविड फैला रहे हो पूरे मुल्क में। कोविड जिहाद, कोरोना जिहाद, ऐसे अल्फाज हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और मरकज पे ताला लगा दिया गया। रोज टीवी पे आके ये बताया जाता था कि मुल्क में कोविड के इतने केस हैं और मरकज के इतने केस हैं। मरकज का डेटा अलग से बताया जाता था कि मरकज ने इतने केस फैला दिए कोविड के। ये केजरीवाल जी के बयान थे कोरोना के दौरान। जब दिल्ली में 2020 में कत्लेआम हुआ, पोग्राम हुआ, ये एक स्टडी है, एक सर्वे है कि किसी भी जगह पे 24 घंटे से ज्यादा रायट नहीं पनप सकता, दंगा फसाद नहीं पनप सकता अगर चीफ मिनिस्टर की इंटरफेरेंस हो जाए। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में 3 दिन तक जमुना पार में कत्लेआम होता रहा और केजरीवाल जी ने वहां जाना तो बहुत दूर की बात, अपनी जुबान तक नहीं खोली उन लोगों के लिए। आज तक उन लोगों को मुआवजे नहीं दिए गए हैं। हमारे विधायक जी स्टेजों पे प्रोग्रामों में कह रहे हैं 10 लाख रुपए दे दिए उनको मुआवजा। मैं चैलेंज करती हूँ अमानतुल्लाह खान साहब को, मुझे दिखाओ कहाँ दिए 10 लाख, किसको दिए 10 लाख। मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर दूंगी अगर आपने दिखा दिया कि 10 लाख किसका मुआवजा दिया है। कोई अपनी जेब से लाके किसी के हाथ में पैसे नहीं पकड़ाता है, सब सरकारी पैसे को दिया जाता है किसी की मदद के लिए। तो रिकॉर्ड तो हर चीज का होता है, दिखाओ। क्या वही 10 लाख दिए हैं जो मोदी दे रहा है 15 लाख? जो 15 लाख मोदी जी सबके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं, शायद वही 10 लाख केजरीवाल जी भी पहुंचा रहे हैं मुआवजे के नाम पर। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे ज्यादती हुई अभी 2 महीने पहले। केजरीवाल जी का दिल दर्द से फट गया और फटना भी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो, इस बात की फिक्र करे बिना कि वो किस मजहब से है, किस धर्म से है, किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे मुल्क की माइनॉरिटीज में जब ज्यादती होती है तो आपके दिल में गम बैठ जाता है। लेकिन जब अपने ही मुल्क में उसी वक्त पर संभल में जामा मस्जिद को सर्वे के लिए टीम पहुंचती है और हमारे 4 भाइयों को वहां शहीद किया जाता है, तब आपकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच में दुकानें जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, तब आपकी जुबान नहीं खुली। और अभी की बात सुन लीजिए आप, एक योजनाएं आ रही है केजरीवाल जी की। योजना क्या आई है कि सारे पंडितों को और जो गुरुद्वारे के केयरटेकर्स हैं सबको हम 18,000 रुपए महीना देंगे। 18 महीने से वक्फ बोर्ड के इमामों की सैलरियां रोक रखी है, उनकी क्यों नहीं करते आप बात? या उनको इस योजना में क्यों नहीं आपने डाला? महरौली सीट से नरेश यादव जैसे आदमी को आप टिकट से नवाजते हैं। अभी जब दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन के लिए लिस्ट निकलती है तो उसमें एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जाता है, नरेश यादव, महरौली सीट से, जिसने कुरान की बेहुरमती करी। और ये उसमें सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट ने साबित करा है, उसको सजा हुई है, उसमें जुर्माना लगा है कि उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती करी है। ऐसे आदमी को आप 2 दिन बाद शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कुरान की बेहुरमती कर कर, ये लो तुम्हारा इनाम, तुम्हारा विधानसभा चुनाव का टिकट।
क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम एक ऐसे आदमी को अपना मसीहा मान बैठे हैं जो लगातार कई सालों से हमारी हक की आवाज बनना तो बहुत दूर की बात, हमारे हुकूकों की लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात, जो वह लगातार से हमें हर तरीके से चोट पहुंचा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जो मोदी जी का एक रवैया रहा है उसी पैटर्न पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। मैं आपसे बस एक बात और करके अपनी बात खत्म करूंगी कि देखिए ओखला विधानसभा में पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने क्या दिया, ये आपके सामने है। चाहे मैं सड़कों की बात करूं, किस कदर खस्ता हालों में सड़कें हैं, 2-2, 3-3 साल से सड़कें खोद के डाल रखी हैं। अब इन्हें लगता है कि ये बीजेपी का डर दिखाएंगे या इलेक्शन से 2 महीने पहले अपने हुजरे में से निकलकर सड़क बनाएंगे और लोग वो वक्त भूल जाएंगे जब 3-3 साल से खुदी हुई सड़कों पे बुजुर्ग चलते हुए गिरे हैं या बच्चे चलते हुए गिरे हैं या महिलाएं गिरी हैं, किसी के घर इंतकाल हो गया तो मैयत जाने में परेशानी हुई है, किसी के घर हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो हॉस्पिटल जाने में परेशानी हुई है। लोग वो वक्त नहीं भूलेंगे। ये जहां हम आज खड़े हैं हाई टेंशन पे, यहाँ अभी सीवर की लाइन डली है, कितने दिन हुआ है? 20 दिन, 1 महीना, 1-1 फुट पानी भरना शुरू हो गया हाई टेंशन पे हर 5 दिन बाद। ये है इनका विकास, ये है इनका डेवलपमेंट कि जिस सड़क को और जिस सीवर को डले 1 महीना भी नहीं हुआ उसका हाल क्या हो रहा है। जहां 12 इंची का पाइप डलना था सीवर का, वहां ठेकेदार ने 6 इंची के पाइप डाल दिए हैं। बिजली के मीटर का मुद्दा हो अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिल्डिंग देख के डिमांड करते हैं बीएसईएस वाले। अच्छी नक्शे की बिल्डिंग बनी हुई है तो कहते हैं 2 लाख रिश्वत दो मीटर लगाने की। नॉर्मल दिखेंगे बिल्डिंग तो कहेंगे 1 लाख दे दो। जिसकी बिल्कुल ही जो नॉर्मल आदमी होगा, एवरेज इनकम होगी, उससे कहेंगे 50 से तो नीचे बात ही नहीं करेंगे। पहले तो अपने ऑफिस में टेबल के नीचे रिश्वत देते